Today we will start sample paper 2, that is unsolved from Oswald sample papers for class 10 for ICS. From question number 5, first 4 sums we have already done in previous lecture. Fifth sum, the following table give the petrol prices per liter for a period of 50 days. Price, number of days. 50 days का प्राइस मतलब 85 to 90 12 days रहा, 90 to 95 10 days and so on. Find the mean price petrol per liter to the nearest rupee using step deviation. जब उन्होंने step deviation बोल दिया तो हमें step deviation method से ही solve करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले प्राइस दैट इज अ क्लास इंटरवल वो लिख देता हूं बेटा मैं 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110. मीन के लिए एमन हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. नो बेटा, मीन के लिए कहां से फाइंड करते हैं? एक्सआई. व्हाट इज एक्सआई कॉल्ड? क्लास मार्क्स. इसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स. और एक्सआई किसके इक्वल होता है? क्लास मार्क्स किसके इक्वल होता है अमन? सर ये जो रेंज दी है उसको ऐड करके अपॉन 2. रेंज नहीं होती है, ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल. अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा. इन दोनों का सम अपॉन 2 92.5, 97.5, यहाँ पे 102.5 एंड यहाँ पे 107.5. दिस इज एक्सआई. एफ आई हमें गिवन है, वो मैं लिख देता हूं 12, 10, 8, 15, 5. ये गिवन है. स्टेप डेविएशन मेथड में हम यूआई फाइंड करते हैं. यूआई होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच. सर ए, हाँ सर मैच में 100 आउट ऑफ 100. ऐसे कैसे आ गए तेरे 100 आउट ऑफ 100? क्यों? वो तेरे पितर से आ गया होगा मैम को. नहीं आ गया होगा. सर, जिस हिसाब से मैम को मेरे संबंध में आ तो नहीं सकता. अच्छा, वो तेरी मम्मी से डर गई होगी. ये हो सकता है. पूरा खौफ है तेरी मम्मी का. हाँ. ए कहां से फाइंड होगा? एक्सआई में से. 2 नीचे से 2 ऊपर. ए आ गया. अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी अमन? मैंने ना वीडियोस ऑन करवा दी है सबकी. एक्सआई कितना है? 87.5 माइनस 97.5 माइनस 10 एंड एच को क्या कहते हैं? यस. व्हाट इज एच? दैट इज क्लास साइज. बोलते हैं क्लास साइज. तो कितना आ जाएगा? माइनस 10 अपॉन क्लास साइज 5 का है -2, -1 0 1 2. एफ आई यू आई 12 into -2 -24, -10 0 15 10, -34 and 25. माइनस किया दोनों को, व्हाट वी गेट? -9. एफ आई का सम 50. ये हमें गिवन भी है, वैसे ऐड करके देख लेना तो भी 50 आएगा हमारे पास. नाउ फॉर्मूला फॉर मीन स्टेप डेविएशन मेथड.
Yes, Trisha, what is the formula? Sir, assuming plus class size into FUI upon F. Sigma frequency. A plus FIUI upon sigma FI Sigma into F into I. H. H. Yes, sir. सर बुक में A, आई दिया है. कोई बात नहीं, तो बुक में से देख के बोल रही है, मेरे को पता है. नो सर, मैं फॉर्मूला लर्न की हूँ. FI 50 इंटू H, क्लास साइज कितने का है? 5 का है. 97.5 प्लस माइनस माइनस 9/10 0.9 माइनस किया 5 17 माइनस 96.6 15 में से 9 गए 6. ठीक है, 6 96.6. दिस इज द आंसर. बट पीछे तूने एक गलती कर दी मोटू. क्या? खुद सोच क्या गलती की है. अच्छा, ये नहीं था. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. यस सर. प्राइस ना तो रुपीस डालना जरूरी है, मीन में भी. ठीक है. ओके सर. नाउ सेकंड स्टेप डेविएशन मेथड समझ आ गया ना सबको? यस सर. फिफ्थ का सेकंड पार्ट. A product is sold from Kota, Rajasthan to Gwalior, MP for 8,000 and then from Gwalior to Indore, MP. If the rate of tax under GST system is 18% and the profit made by the dealer in Gwalior is 3,000, find the GST payable by the dealer in Gwalior, CP for the dealer in Indore. हाँ जी, net GST payable by net बोला है ना, तो that is paid to the government. यहां पे हमारे पास सबसे पहले है कोटा. कोटा से कहां पे? ग्वालियर. ग्वालियर टू इंदौर. कोटा राजस्थान में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में. अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कोटा टू ग्वालियर फॉर रुपीज 8,000. मतलब ग्वालियर वाले के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000 रुपी था. ग्वालियर टू इंदौर प्रॉफिट कितना लिया उसने? ग्वालियर वाले ने 3,000 का प्रॉफिट लिया. इसके लिए सीपी कितना हो गया? 11,000 हो गया ना. जीएसटी हमें हर एक स्टेप पे कितना दिया है? 18% दिया है. नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर इन ग्वालियर. इन ग्वालियर. हाँ जी त्रिशा, कितना होगा? सर, सर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. और कोई मेथड है? नेट जीएसटी निकालने का और कोई? वो तो सही है बच्चे, त्रिशा यस गलत सर. नहीं है. और कोई मेथड? निश्चय. सर जीएसटी ऑन प्रॉफिट. यस, 18% ऑफ जीएसटी 3,000 ऑन प्रॉफिट. बट ये देखो प्रॉफिट. क्या है, एमपी टू एमपी है ना, तो यहाँ पे CGST इज CGST इक्वल टू has GST. इज इक्वल टू 9% ऑफ प्रॉफिट. 18%. 9%. Yes sir. Yes sir. 9% of 3,000. 9 3 27, 270 रुपी. 270. तो नेट जीएसटी क्या हो जाएगा? SGST प्लस CGST. SGST भी Yes sir. 270, CGST भी 270, 540. 540. दिस इज द आंसर. समझ गए? Yes sir. मोटे अब काटा मार दूं इस पे? नहीं सर. मरना पड़ेगा. सॉरी सर. पता चल गया क्यों? यस सर. क्योंकि सेम स्टेट में हो रहा है, तो CGST SGST निकाल के उसके बाद ऐड कर. ठीक है. ओके सर.
नाउ सेकंड, सीपी फॉर द डीलर इन इंदौर, इंदौर वाले के लिए सीपी कितना होगा? कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन इंदौर। देखो, जब उन्होंने सीपी बोला है तो उसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस तो, क्योंकि वो डीलर है, कंज्यूमर नहीं है। अगर कंज्यूमर होता ना, कंज्यूम करता वो, तब हम जीएसटी ऐड करके बिल बनाते। अभी सिर्फ सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होता है। देखो, सिंपल सा फंडा, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, वहां पे एक आइटम या कोई भी एक मेन्यू में एक चीज, मान लो शाही पनीर का रेट 300 रुपये लिखा हुआ है, आपने एक शाही पनीर की प्लेट पैक करवा ली। जब आपको वो बिल हाथ में थमाएगा तो उस पर कितना लिखा होगा? 370 रुपीज। तो आप श्योर मचाओगे, नहीं जी आपने तो 300 लिखा है, 370 कैसे ले रहे हो? क्योंकि 70 रुपये क्या है? जीएसटी है। कॉस्ट प्राइस तो हमारी 300 ही है ना, समझ गए मेरी बात? तो यहां पे भी उन्होंने क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन इंदौर। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दिस प्लस दिस, दैट इज 11,000। समझ गए? अंडरस्टूड? सर जीएसटी नहीं ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना बेटा, मैं आपको ये चीज तो समझा रहा हूं अभी। अगर ये कंज्यूमर होता, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करता, ये तो डीलर है, डीलर ने आगे सेल करना है। ठीक है, मैंने एक ओके सिंपल सा एग्जांपल लिया, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, मेन्यू के अकॉर्डिंगली हमारा बिल बन रहा है 300 रुपी, बट जब हम बिल आता है हमारे पास तो उस पर 370 लिखा होता है। हम कितने में परचेज कर रहे थे वो चीज? 300 में कर रहे थे ना। 70 रुपी तो उसका जीएसटी है, समझे? 11,000 यस। आया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसमें। पहले क्या था, पुरानी बुक्स में जीएसटी ऐड करके दे दिया, नई बुक्स में जीएसटी ऐड नहीं किया। मतलब सही तो यही है कि सीपी पूछा है तो सीपी तो उसका 11,000 ही है ना, उसने 11,000 में ही परचेज किया ना, तो जीएसटी आ गया। थर्ड पार्ट, नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिगर गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें? एक फिगर गिवन है। इन द डायग्राम गिवन बिलो, एंगल ईडीसी, ईडीसी ये वाला एंगल 90 गिवन है। द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट सी, सी पे एक टेंजेंट ड्रॉन है, मेक एन एंगल 50 डिग्री विद ए बी, ए बी के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है ये टेंजेंट? 50, ये वाला एंगल 50 होगा। प्रोड्यूस एट जी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। देखो फिर से मैं बना रहा हूं, मतलब फिगर बना रहा हूं। सबसे पहले सर्कल, सर्कल के अंदर एक ऐसे है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉन है, इस पॉइंट से है, कुछ बड़ी बन गई ज्यादा, कोई बात नहीं। ई डी सी ए बी, इसको भी ज्वाइन किया हुआ, दिस इज जी। एसी को भी ज्वाइन किया। हमें ये एंगल 90 गिवन है और ये एंगल 50 गिवन है। हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? मीमांसा, यस सर। हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? बहुत इजी है। सर एंगल 50 होगा ना? कौन सा? एंगल 50। हाउ? सर क्वेश्चन में था। एंगल ए तो नहीं 50 बोला बेटा उन्होंने, उन्होंने ये लिखा है देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट सी मेक एन एंगल 50 डिग्री विद ए बी, ए बी के साथ मतलब ए बी प्रोड्यूस के साथ, ये वाला एंगल 50 होगा ना। ओके सर। सर एसी टेंज डायमीटर है। है जी, एसी इस डायमीटर है। दिया नहीं हुआ।
सर लेकिन हम बोल सकते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं, रीजन देना पड़ेगा ना। सर बताओ। ये एंगल 90 बेटा यस सर। लीनियर पेयर से, बट ये एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, इसलिए एसी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये एंगल 90 हो गया, ये 50 है। हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? तो डीसी और एबी पैरेलल है। पैरेलल तो नहीं दी, पर पैरेलल हो भी नहीं सकती, नहीं दी। नाउ व्हाट वी कैन डू, क्या करें? बच्चे ये एंगल भी 90 हो गया, एंगल जीबीसी 90 हो गया लीनियर पेयर से, हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ये एंगल कितना आ गया, 40। 40। ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये वाला एंगल कितना आ गया, 40। ये 90 है, ये 40 है, ये आ जाएगा 130, ये 50 आ जाएगा। काका जी ये 50 दिया हुआ है हमें, तो मैं कंफ्यूज हो गया, वो फिगर में दे रखा था, फिगर में कहाँ दे रखा है 50? वो ए को ऐसे मार्क कर रखा है, इसमें कंफ्यूज हो अच्छा, गया। अच्छा, ए को मार्क कर रखा है, लिखा क्या है, लिखा क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट सी मेक एंगल 50 डिग्री विद ए बी प्रोड्यूस एट जी। जब ए बी यस को सर। जी तक प्रोड्यूस करते हैं तब एंगल 50 बनता है, मतलब ये वाला एंगल 50 है, ये वाला 50 नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। दो लाइनों में खत्म करके हो गया कि हो गया, समझ गए? ये सम समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। वैसे इसकी डायमीटर की भी जरूरत नहीं थी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल, ये एंगल सीधा इसके इक्वल आ जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। ये 90 आ गया लीनियर पेयर से, या ये भी जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और साइकिल ट्रायंगल लगा लो, इन दोनों का सम इसके इक्वल, ये 50 है, ये 40 आ जाएगा। 40 किसके इक्वल, इस 40 इस एंगल के इक्वल, क्यों, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये 90 है, ये 40 है, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। आ गया समझ? यस सर, ये ABCD ट्रायंगल दिया हुआ था हम लोग को। एबीसी तो ट्रायंगल ही होगा ना, ओके सर। ट्रायंगल ही है ना, देखो ये देखो फिगर, यस सर। ये वाला एंगल फिर से देख लो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर ये 90 छोटी सी ट्रायंगल बी जी सी में एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर ये 40 किसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल, वाई एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये 90 है, ये 40 है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के एबीसी में हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। समझे? लग गया पता? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। The 10th term of a geometrical progression is 8 times 13 term. Find the first term is 3. Write the expression for 10th and 13th term. Find the common ratio. Find the sum up to infinite terms. Infinite term तक sum find करना है। हाँ जी, 10th term of a geometrical progression is 8 times 13 term. 10th term of a geometrical progression is 8 times the 13th term. First term is given 3. A की value 3 given है। Write the expression for 10th and 13th term. A10 फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है, कॉमन रेशो R फाइंड करना है, उसके बाद सम अप टू इनफाइनाइट तक फाइंड करना है। हाँ जी, A10 आकृति
Yes, sir. ये 10 Sir, AR 9 to the power AR 9. Yes, sir. 8 A 13 A R 12 12. A से A कैंसिल हो गया R12 अपॉन R9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 Yes, sir. R की पावर 3 जो क्यूब है दैट बिकम्स क्यूब रूट 1/2 Yes, sir. R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई Yes, sir. ये आंसर आ गया अब A10 एंड A13 लिखना है A10 AR9 A हमें 3 गिवन है R हमें कितना गिवन है 1/2. 1/2 3 इंटू 1/512 आ जाएगा दिस इज द आंसर पर इन्होंने लिखा है फाइंड द एक्सप्रेशन राइट द एक्सप्रेशन फॉर 9th एंड 10th एंड 13th टर्म ये नहीं निकालना था अलग से ना A10 AR9 मतलब 3 इंटू R9 ऐसे लिखेंगे दिस इज द आंसर वो तो बाद में बोला है ना उन्होंने सेकंड पार्ट में फाइंड द कॉमन रेशियो पहले तो एक्सप्रेशन बोला था उन्होंने A13 AR12 ए के प्लेस पे 3 आर की प्लेस पे सॉरी R12 याद हाँ जी अर्नब जी ए की वैल्यू नहीं फिल करनी थी ए तो गिवन ही था ना सर एक्सप्रेशन था ना, इसलिए मुझे लगा वो ऐसे ही लिखना होगा, फिल नहीं नहीं करनी जब होगी। ए तो ए गिवन है तो ए तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा सर इसमें आर मैंने नहीं आर भी गिवन था फाइंड करा है, पर वो तो बाद में किया है ना वो तो बाद में था ना सेकंड पार्ट में था पहले पार्ट में तो उन्होंने ये बोला था ना वो भी इसलिए बोला था इसके लिए A10 और A13 के लिए ओके ठीक है सर। चलो हमने ऐसे कर दिया आर की वैल्यू हाफ आ गई ये 3 फिल कर देना जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसके बाद फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म एस इनफाइनाइट निकालना है ये कैसे निकलेगा हाँ जी हाउ वी कैन फाइंड एस इनफाइनाइट बताइए जल्दी से मुझे तो आता नहीं सर हाँ जी सर फॉर्मूला लगेगा 1/r-1 1 माइनस ए आर नहीं लगेगा नो सर ए 1 नो सर यार ये ना फॉर्मूला में भूल गया एक मिनट मुझे देखने दो सर कौन ए सी बुक में अपॉन r-1 आई थिंक सो ए अपॉन 1 माइनस आर होगा बेटा आर नो की वैल्यू हाफ ओके है ना 1 से लेस है यस सर 3 अपॉन 1 माइनस 1/2 6 इज द आंसर मुझे चेक करने दो मुझे फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है यही था सर ए के साथ 1 - r⁴ भी तो होगा। इनफाइनाइट है ना बेटा अब तो इनफाइनाइट टर्म है ओके सर। ये रहा फॉर्मूला देखो ठीक है ये अपॉन 1 माइनस आर मोटे याद रख ले यस सर, मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता था। अब पता लग गया यस सर। नेक्स्ट सम marks obtained by 100 student examination are given below graph sheet for question taking 2 centimeter 10 marks 2 centimeter histogram
मोड हो जाएगा फाइंड, ना करवाऊं? कर लोगे? यस सर। ये यस देख सर। लो बाकी। मोटे तेरा यस गलत सर। है। सर मैंने बताया था मैंने ग्राफ गलत रखे हैं, वो दूसरे मेरे पास फाइल में पड़े हैं। ये गलत क्यों है पता है? सर लाइन गलत ज्वाइन करी है। नहीं, ये भी तो फिर चलो गलत ज्वाइन किया है, इसके साथ ही करना था ज्वाइन तो। दूसरा, इन्होंने क्या लिखा था? 10 मार्क्स कितने 2 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये क्या है? 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर है? 1। फिर यहाँ 10 आना था, यहाँ 20 आना था, यहाँ पे 30 आना था, यहाँ 40 आना था, यहाँ 50 आना था। ठीक है, टू बॉक्सेस को 10 लेना था। और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। ओके, सर किंक नहीं बनेगा? किंक की क्या जरूरत है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है। और इन्होंने 2 सेंटीमीटर 10 मार्क्स और 2 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट्स के इक्वल लिया है ना। किंग क्यों बनेगा बेटा? किंग तो बनता ना, यहाँ 50 से स्टार्ट होता, 50 60 60 टू 70 70 टू 80, तो अब किंग लगाते। या इस साइड नीचे वाई एक्सिस में भी मतलब आगे से स्टार्ट होता तो 35 होता, फिर हम किंग लगा के 35 टू 30 टू 40 40 टू 50 ऐसे करते। समझ गए? ओके सर। ये पता चल गया अर्नव? यस सर। और तूने जो तेरे घर पे पास फाइल पड़ी है ना, उसमें भी तूने यही गलत किया होगा, 1 1 का ही लिया होगा। सर चेक करता हूँ क्योंकि ग्राफ ने लास्ट में करे थे एक बार सारे। चलो, two solid sphere of radii 2 and 4 are melted and recast into a cone of height 8. Two solid spheres of radii 2 and 4, पहले के रेडियस को r1 ले लो, इसके रेडियस को r2 ले लो, कॉन के रेडियस को r ले लो। रिकास्ट किया है तो वॉल्यूम शुड रिमेन द सेम। कौन सॉलिड का वॉल्यूम 4.3 पाई सॉलिड स्फीयर का r1 क्यूब प्लस 4.3 पाई r2 क्यूब, 4.3 पाई कॉमन ले लिया, r2 क्यूब किसके इक्वल? कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 है। r1 की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का क्यूब 8, r2 कितना है? 4, 4 का क्यूब 64, स्मॉल r स्क्वायर, h की वैल्यू 8 की बने, यहां से r फाइंड हो जाएगा। 4 इंटू 72/8 इज इक्वल टू r स्क्वायर, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 9, 2 इंटू 3 दैट इज 6। कितना आ रहा है मोटे? इतना बड़ा करेगा यार, हैं? ओह, वहां पे एग्जाम में टाइम होगा तेरे पास इतना कि तो इसको कैलकुलेट करे किससे हैं सर? वॉल्यूम्स को? सर शायद है तो वॉल्यूम वाला कैलकुलेट करने का भी। कहाँ कहाँ बोला है? नहीं बोला है तो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, अच्छा ठीक है, बोला हुआ है, मैंने देखा नहीं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स मेल्टेड, इसका वॉल्यूम अलग से निकालना है, फिर इसका वॉल्यूम अलग से निकालना है, फिर तूने इकट्ठा निकाल रखा है। वही कॉमन लेके कर दिया होगा शायद। हाँ, तूने फिर इकट्ठा कर दिया ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स लिख दिया। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स मेल्टेड, ऐसे तो नहीं लिखा कि कंबाइंड, दोनों का अलग अलग निकालना था फिर तो। है ऐसे था। ऐसे ही था, इसका वॉल्यूम अलग से निकालना बेटा, इसका वॉल्यूम अलग से निकालना, ठीक है। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन्स ऑफ फॉर्म, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके ये जो किया है इसके इक्वल, चाहे उसमें वैल्यूज फिल कर देना, चाहे ऐसे कर देना। 7, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। इंसा, यस सर। हमें इक्वेशन गिवन है, यस सर। ये छोटी इंसा है,
नहीं सर, भाई है, कजन। अच्छा कजन, अच्छा 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। स्लोप कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से? सर हाँ जी इंसा, सर y इज इक्वल टू 3 अपॉन या 4y इज इक्वल पहले टू -3x प्लस 7, ठीक है। अगले स्टेप में करो, स्लोप इज इक्वल टू -3/4। पूरा प्रॉपर लिख के उसके बाद कंपेयर करना है इसको, ऐसे लिख के, ठीक है। स्लोप कितना आ गया? -3/4 आ गया। इसके बाद क्या बोला उन्होंने? स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मान लो ये जो इक्वेशन थी, इसकी स्लोप हमने m1 लिख लो, m1 कैलकुलेट कर ली। इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप निकालनी है, m1 इंटू m2। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 की इक्वल होता है। m1 हम फाइंड कर चुके हैं -3/4, -1 अपॉन m2। माइनस से माइनस कट गया, m2 की वैल्यू 4/3 सीधा आ जाएगी, ठीक है। ये सर। द पॉइंट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, सी पार्ट, द ये दो इक्वेशंस हैं जो, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। कैसे करें? अब मैं दोनों लाइंस को ना फिर से बना लेता हूं। पहले सेट में भी हमने ये सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। इसकी इक्वेशन हमें 3x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0। दूसरी की इक्वेशन हमें क्या दी है? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर हो, द पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा, इन दोनों का ये पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यस वी सर। कैन सॉल्व, कर ही देते हैं। 3x प्लस वाई -10 को उस साइड ले जाएंगे, x माइनस वाई प्लस 2 को उस साइड ले जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 6 उस साइड जाके माइनस हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई। तो o के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2,4। o के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2,4। थर्ड सी पॉइंट के आ गया। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। गिवन लाइन हमारे पास ये है, गिवन लाइन हमें ये दी हुई है, ठीक है। कहते इस लाइन और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मान लो ये लाइन यहां पे थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है हमारे पास? 3x प्लस वाई -10, ये है ना। इसकी स्लोप हमने निकाल ली थी स्टार्टिंग में, -3/4। इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर थी उसकी स्लोप भी निकाल ली थी, m2 भी निकाल लिया ना हमने। कितना आया था? 4/3। 4/3। हमने इसकी, जहां पे मैंने ये वाइब्रेशन लगा दी, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। देखो अब इस लाइन पे इसकी स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y माइनस y1 4 m 4/3 इंटू x माइनस x1, x1 इज 2 -12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। यस समझ सर। गए? यस सर। सर -4 को भी इधर लाएंगे ना सर? किस -4 को? इसको? नहीं सर, 3y माइनस 4x -4 इज इक्वल टू 0 सर। वो तो कोई बात नहीं, चाहे इसको उधर ले जा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम इसके लिए मेरा मार्क्स काटी थी वो।
ऐसे नहीं होता इक्वेशन। बच्चे मुझे एक बात बता, मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दी, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, तीनों एक ही बात है, समझे? चलिए मैम को समझाना होगा। मैम को समझाना होगा, मैम ने रट्टा मार के आई होगी आंसर देख के, सिर्फ कि आंसर में ये इधर दिया हुआ है इसलिए इस साइड ले लो, ठीक है? अब देखो अर्नव ने ये आंसर निकाल दिया 4x माइनस 3y, मैंने आंसर निकाला है 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 4। दोनों में कोई डिफरेंस है? बताओ, फिर तो अर्नव का गलत हो जाएगा निश्चय। यस सर। नहीं है कोई फर्क, दोनों सही हैं, ठीक है? इसने क्या मतलब, ये समझ लो कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके उसके माइनस से काट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो इक्वेशन ही ना। इसमें या मतलब इसको उस साइड ही रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, ऐसी इक्वेशन है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, चारों सही हैं, चारों में से कोई मर्जी आंसर दे आप। ओके, ओके सर। नेक्स्ट सम, an aeroplane flying horizontally along a straight line at a height of 3000 meter from the ground at a speed of 160 meter per second. Horizontally along a straight line at a height दी हुई है, speed दी हुई है. Find the distance covered by it would take to the angle of elevation of the plane as seen from the particular point changes from 60 to 45. देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई जना खड़ा था, एरोप्लेन यहाँ पे था, कितनी हाइट है उसकी 3000, एंगल कितना था 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यहाँ पे पहुंच गया तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ए बी डिस्टेंस कवर किया, सी पोजीशन से देख रहे थे, ये हाइट 3000 ही होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड ए बी। देखो सी डी अपॉन ए डी करके सी डी फाइंड हो जाएगा, बोलो सी डी अपॉन ए डी दैट इज कॉट 60। सी डी की लेंथ क्या आ गई, ए डी 3000 है, कॉट 60 कितना होता है 1030, दैट इज 1/√3। इसको ऐसे रख लो, जा एक काम करो मल्टीप्लाई कर ही दो, 3000√3 अपॉन 3, 1000 आ गया, कितना आ गया 1000√3 आ गया, दैट इज सी। अब सीई अपॉन बी कर दो, बड़ी ट्रायंगल में प्रॉपर ट्रायंगल लिख देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस, सीई सी बी, ओहो सीई अपॉन बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट 45, कॉट 45 1 होता है, सीई की वैल्यू क्या आ गई 3000 इंटू 1, 3000 आ जाएगी। अब डीई किसके इक्वल, सीई माइनस सी डी, सी 3000 आया माइनस 1000√3 की वैल्यू फिल कर देना 1.732, 1732 आ जाएगा, 1.7325, 0.5 लगा दो चाहे, ठीक है, माइनस करके आंसर आ जाएगा। अर्नव ने क्या निकाला है 1732, मोटू तूने माइनस क्यों नहीं किया, क्या सर? तूने माइनस क्यों नहीं किया? उन्होंने एरोप्लेन ने कौन सा डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक किया है ना, यस सर। ये क्यों नहीं निकाला तूने? नहीं निकाला। नहीं निकाला, तूने क्या किया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, बीडी निकाला ही नहीं, सीधा ये लिख दिया माइनस करके, रफ में सॉल्व कर दिया कि माइनस करके ये ये आया हो है। सकता है सर, रफ में कहीं पे कर दिया होगा, मैं वैसे ही भूल जाता हूँ करते करते। नंबर मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे को, मैम ने वैसे ही दे दिए 100 आउट ऑफ 100। नहीं सर, स्कूल में स्कूल की बात अलग होती है।
स्कूल की बात क्यों अलग होती है? तूने मेरी इज्जत रख ली है। हाँ, ये मतलब ये माइनस करके बेटा कितना आ जाएगा? 1267.5 आ जाएगा नियर अबाउट, क्योंकि मैंने डेसिमल आगे भी ले लिया। अगर नहीं लेना तो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 8 आ जाएगा। 1268, 1268 आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है टाइम। स्पीड हमें गिवन है, टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1268 आया, और स्पीड हमें कितनी थी गिवन थी? कितनी थी? 160 मीटर पर सेकेंड। निकाल लोगे, सेकंड में आंसर आ जाएगा। नाउ 8 सम, ये गिवन है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। हाँ जी, कौन करवाएगा मुझे? मैं जसनीत, जसनीत यस सर। करवाओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आखिर चेक करवा। सर दिख गई, वो ब्लैक आ गया था आगे। वही कह रहा हूँ, तेरी आंखों में ब्लैक आ गया था। आखिर चेक करवा। नहीं सर, स्क्रीन में ब्लैक आ गया था। वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन में ब्लैक आ गया था, आंखों की स्क्रीन में। सर आंखों की नहीं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन -2 आ जाएगी। यस सर। एक्स इज ग्रेटर देन -2। इसको सॉल्व करेंगे। 2x 15x माइनस 13x। यस सर। 5। इन दोनों को कंबाइन करो। ग्रेटर देन -2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। 5। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, क्या करें? सर 5 पे सर्कल लगा के बोल्ड कर देंगे, फिर 4 पे, 3 पे भी कर देंगे, 2 1 0 -1 -2। -2 पे नहीं करेंगे बेटा। सर -2 पे बोल्ड नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, मतलब सर्कल लगा देंगे अकेला। नहीं लगाएंगे सर्कल। सर फिर -1 पे कैसे लगेगा, क्योंकि उस पे उसके नीचे इक्वल टू साइन नहीं सर है। -1 पे तो वैसे भी नहीं लगेगा। -1 पे भी नहीं लगेगा, जीरो से होल तक नंबर नहीं लगेगा। है। एक्स बिलोंग टू होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। 0 1 2 3 4 5 पे लगेगा सिर्फ, क्योंकि एक्स तो चाहिए आगे कंडीशन। अगर रियल होता ना तो -2 पे होलो डॉट लगा देते और डार्क कर देते लाइन को, सब पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। तो वो होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 पे फॉलो करेंगे, -1 पे नहीं करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट सम, इसका सेकंड पार्ट। पतली सी लड़की नहीं आई है ना? हाँ जी, ये फिगर है। ए बी हमें डायमीटर दिया हुआ है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ए सी एंड बी डी मैंने कट लगा दिया। AOC 72 है, एंगल AOC 72। ABC फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। BAD फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ABD फाइंड करना है, ABD, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। कौन बताएगा? बोलो जल्दी।
सर एंगल डी 90 होगा। नहीं बच्चे, ये वाला, हाँ ये 90 हो जाएगा। एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ अमन, चल तू ही बता। सर उसके बाद आगे एंगल सम प्रॉपर्टी से बी निकल आएगा। पूरा एंगल बी आ जाएगा। देखो इन ए बी डी ट्रायंगल में ये तो दिया ही नहीं हुआ, बी कैसे आ जाएगा? सर 72 दिया है ना एंगल है, और बी और इसका हाफ हो जाएगा। एसी आर्क से सेंटर पे एओसी, रिमेनिंग पार्ट पे एबीसी, ये 36 आया। पूरा बी तो नहीं आ सकता ना बड़ी, ये 72 है, ये 72 नहीं है। ओके सर। सर एंगल सी 90। एंगल सी भी 90 हो जाएगा। चलो कर लिया। अब ये इस ट्रायंगल में एसीबी में ये 36 है, ये 90 है, ये पूरा एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर। फिर क्या करेंगे? सर एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। नहीं, हमें एसी और बीडी इक्वल गिवन है। ये एंगल भी 36 है। समझे बच्चे? यस सर। नहीं समझे? सर फाइंड क्या करना है? ये डॉट दिख रहे हैं 3 एंगल्स पे, यस सर। ये एंगल, ये डॉट वाला एंगल, ये बड़ा डॉट वाला एंगल, ये 3 एंगल। ये समझ आया 36 क्यों आया? नहीं सर। नो सर। सर रेडियस। नो, ये प्रॉपर्टी ना बहुत कम बच्चों को पता है। Equal chords of a circle subtend equal angles at the circumference of circle. देखो बच्चे, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दी हुई है ना। एसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एबीसी बन रहा है ना। बीडी कॉर्ड से एंगल बीएडी, और ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 36, इसका हाफ। तो एंगल बीएडी भी कितना आ गया? 36 आ गया। समझे बच्चे? मोटे तूने ये देख कहां से देख के लिखी थी, मुझे ये बता। बताती सर। नहीं पता थी, सर आप ही ने बताई थी। जब पर आपको मैंने कभी ये नहीं लिखा कि एंगल सबटेंड बाय इक्वल कॉर्ड्स। हाँ, मुझे थ्योरी में डाउट रहता है, इसलिए मैंने अपनी साइड से लिख दी। एंगल सबटेंड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो सेंटर पे था। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नहीं सर, एक बार आप जब अभी सेल्फ स्टडी से सर्कल कराए थे, जब मैंने आपसे पूछी थी। चलो 36, ये एंगल 36 आ गया। अब इस बड़ी ट्रायंगल में बेटा ये 36 है, ये 36 है, ये 90 है, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। पूरा एंगल फाइंड करना है ना, तो ये जरूरत ही नहीं हमें 90 करने की। ये पूरा एंगल प्लस 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 180, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर। मोटे, मुझे ये तो बता एक्स कौन सा एंगल है? फिगर में कहाँ है एक्स? है अर्नव, यस सर। यहाँ पे एक्स लिखा है तूने, फिगर हाँ, में कहाँ है? कहाँ है फिगर में, या कहाँ लेट किया है कहीं पे? मार्क करना भूल गया सर। और ये क्या है? 180 माइनस 160 टू 180। 18 ये सर, फिगर में तो 18 ही लिखा है। और ये तो पूछा ही नहीं था उन्होंने पूरा एबीडी पूछा था।
एबीडी कहाँ कैलकुलेट किया तूने? नीचे। वो तो तूने सीधा 54 लिख दिया, कैलकुलेट तो किया ही नहीं। अच्छा। ये तो ऐसे लगता है पीछे से आंसर देख के लिख दिया हो जैसे। नहीं सर। और क्या, तो जरूरत क्या थी मोटे इसको करने की? पता यहाँ नहीं सीधा सर। एंगल एबीडी लगा देता, इन दोनों का सम उस साइड जाके माइनस हो जाता। समझा? यस सर। ये जरूरत ही नहीं 18 कैलकुलेट करने की, सीधा इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाता बच्चे। यस सर। अब इस डायग्राम, in the diagram given below, equation AB and equation of AC is given. Write down the angle theta that the line AB make with the positive direction of y axis. ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे त्रिशा? यस सर। ये एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे? सर AC अपॉन BC। ना हमें एसी पता है ना ही हमें बीसी पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। पहले पार्ट में थीटा फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में अल्फा फाइंड करना है। बताओ त्रिशा, हाउ वी कैन फाइंड? यस सर, वेट फॉर मी। हमें ए बी की इक्वेशन दी है, एसी की इक्वेशन दी हुई है। बहुत इजी है त्रिशा। जर्नल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की? जर्नल इक्वेशन सर बाय -y1 इक्वल्स टू। यस इस सर। इक्वेशन में से हम स्लोप निकाल सकते हैं बेटा। यस सर, यस सर। सर एलिमिनेशन मेथड। 1/√3। स्लोप क्या आ गई? 1/√3 आ गई। 1/√3। अब बट स्लोप किसके इक्वल होती है? टेन थीटा एंगल के ना। यस सर। टेन थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 पे। 30। तो यस। थीटा कितना आ जाएगा? 30 30 डिग्री। डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही इसकी स्लोप ये थी, यहां से माइनस वाई किसके इक्वल आएगा? -x+2। माइनस को उस साइड ले गए, x + -2, तो स्लोप क्या आ गई यहां से? 1। बट कहाँ कब होती है स्लोप? 45 पे। 10/45। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा ना। यस सर। अब ये एंगल फाइंड करना है तीसरे पार्ट में, एंगल बीएसी बोला है। ये इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों के यस सम सर। के इक्वल होगा। यस सर। ये 15 आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट सम, गिवन यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ फाइंड x रेशियो y। करवाऊं कि जरूरत नहीं है? बोलो। जरूरत है कि नहीं है? बोलो। नो सर। चलो ऐसे करना, ये 9th और 10th अपने आप करना, ठीक है? लोकस वाला सम आ गया, ट्राई करना, नहीं आएगा यस फिर सर। कल करते हैं, ठीक है? मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, जाने दो, कल मिलते हैं। ओके बाय।